हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि बिल की अवधि क्या होती है, अनुग्रह दिवस क्या होते हैं, और यदि बिल की देय तिथि से पूर्व यदि उसका भुगतान कर दिया जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, इन सब के बारे में हमने जाना था। और फिर हमने जाना था कि जिस व्यक्ति के पास बिल होता है उसके पास चार ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन उसके पास होता है कि वो क्या कर सके, बिल को जो परिपक्वता अवधि है, जो मैच्योरिटी डेट है, जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट तक क्या करे, वो अपने पास ही रखे। दूसरा ऑप्शन उसके पास था कि वो क्या कर दे, उस बिल को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दे। और तीसरा ऑप्शन उसके पास था कि वो क्या करा ले, बैंक से उसको डिस्काउंट करा ले। और चौथा ऑप्शन उसके पास था कि वो क्या कर ले, बैंक में उसको कलेक्शन के लिए भेज दे, संग्रह हेतु भेज दे। तो ये चार ऑप्शन उसके पास हुआ करते थे और इन सब के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। फ्रेंड्स, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में डिस्कस करेंगे। उनको डिस्कस करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिल ऑफ डिसऑनर की, बिल का अनादरण। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिल के अनादरण की, कि बिल ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल की सहायता लेनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, सपोज करो हम ए कोई व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए ने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया, और इस बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया। इसने ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया, इतना तो हमने जान लिया था। एक्सेप्ट करने के बाद में क्या बन जाएगा, बिल बन जाएगा। और बिल बन जाएगा, ये क्या कहलाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इतना हमने क्या कर लिया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज किस प्रकार से बनता है। फिर फ्रेंड्स, बिल जो है वो किसके पास है, अब ए के पास है। बिल किसके पास है, ए के पास है। ए के पास बिल है, और ए के पास कितने ऑप्शन है उस बिल के लिए, उसके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन वो खुद के पास रख ले, दूसरा ऑप्शन वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच दे, और तीसरा ऑप्शन किसी बैंक से क्या करा ले, डिस्काउंट करा ले। और चौथा ऑप्शन उसके पास है कि वो क्या करे, बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दे, संग्रह हेतु भेज दे। ये चार ऑप्शन क्या होते हैं फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति के पास बिल होता है उसके पास ये चार ऑप्शंस होते हैं। इनमें से वो क्या करता है, एक को सिलेक्ट करता है। इतना हमने क्या कर लिया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब हमें बात करनी है बिल के अनादरण की, कि बिल का अनादरण क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये स्थिति तो होगी तब तक जब क्या हुआ, उसके पास बिल है। अब क्या हुई, ड्यू डेट आई। जब ड्यू डेट आएगी, जो मैच्योरिटी डेट आएगी, तो उस दिन क्या करेगा, जिस व्यक्ति के पास बिल है वो क्या करेगा, बी के पास जाएगा। बी के पास जाएगा और बी से क्या करेगा, पेमेंट प्राप्त करने के लिए वो बी के पास जाएगा। तो जब वो बी के पास जाएगा तो उसके सामने दो स्थितियां आएंगी। पहली स्थिति वहाँ पे क्या हो सकती है, बी क्या कर दे, उसको पेमेंट कर दे। वो बी के पास गया और बी ने क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दिया। तो एक स्थिति तो ये हो सकती है, और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि वो क्या नहीं करे, उस तारीख को, उस ड्यू डेट को क्या नहीं हो, बी के पास पैसे नहीं हो, उस दिन वो असमर्थ हो और वो क्या नहीं कर पाए, पेमेंट नहीं कर पाए, पेमेंट नहीं कर पाए। तो यह दूसरी स्थिति हो गई। तो फ्रेंड्स, यदि उसने पेमेंट कर दी तो सही है, कर दी तो उसका हमें कुछ करना नहीं है, वहीं पे वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यदि वो बी व्यक्ति पेमेंट नहीं करता है तो पेमेंट नहीं करना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, बिल का अनादरण कहलाता है, डिसऑनर ऑफ बिल कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल कहते हैं। ये हो गया हमारा डिसऑनर ऑफ बिल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नोटिंग चार्जेस की। हमने जाना कि डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है,
हमने जाना सिंपल लैंग्वेज में यदि हम जाने तो स्वीकारकर्ता के द्वारा जब देय तिथि पर बिल की राशि का भुगतान नहीं किया जाता तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, बिल का अनादरण कहा जाता है, डिसऑनर ऑफ बिल कहा जाता है। ये हमने क्या कर लिया, अब जान लिया। अब उसने पेमेंट नहीं की, पेमेंट नहीं की तो जिस व्यक्ति के पास बिल था वो क्या करेगा, वापस आ जाएगा। और वापस आने के बाद में वो क्या करेगा, नोटरी पब्लिक के पास जाएगा। नोटरी पब्लिक के पास क्या करेगा, वो वापस नोटरी पब्लिक के पास जाएगा और बिल लेकर जाएगा और कहेगा कि इस व्यक्ति ने इस बिल की क्या नहीं की, पेमेंट नहीं की। तो पेमेंट नहीं की तो जो नोटरी पब्लिक है वो क्या करेगा, इस बिल को वापस किसके पास भेजेगा, बी के पास भेजेगा। बी के पास क्या करेगा, वो नोटरी पब्लिक नोटिस के रूप में बी के पास वापस बिल को भेजेगा। और इसके बदले में जो कार्य नोटरी पब्लिक ने किया है उसके बदले वो क्या करेगा, जिस व्यक्ति ने उसे बिल दिया है उससे क्या करेगा, कुछ चार्ज वसूल करेगा। फ्री में तो काम करेगा नहीं नोटरी पब्लिक, तो नोटरी पब्लिक क्या करेगा, उस व्यक्ति से चार्ज वसूल करेगा। और जो चार्ज वसूल करेगा वही चार्ज क्या कहलाता है फ्रेंड्स, नोटिंग चार्ज कहलाता है। हमें यह तो पता चल गया कि नोटिंग चार्ज होता क्या है, लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर यह बनता है कि नोटिंग चार्ज वो वहन कौन करता है, किसके द्वारा वहन किया जाता है। तो फ्रेंड्स जिस टाइम जिस व्यक्ति के पास बिल है और उसने उस जिससे प्राप्त करनी है इनकम हमें, उसको भेजने के लिए नोटरी पब्लिक की सहायता ली गई। तो जिसने नोटरी पब्लिक को बिल दिया है उससे क्या कर लेगा, नोटरी पब्लिक तो वसूल कर लेगा, लेकिन जिसने नोटरी पब्लिक को भुगतान किया है वह व्यक्ति क्या करेगा, बी के पास जाएगा और बी से क्या करेगा, वो नोटिंग चार्ज वसूल करेगा। मतलब जिसके लिए बिल बनाया गया है, जिससे पेमेंट प्राप्त करनी थी हमें, उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाएगा, बिल जो नोटिंग चार्ज की जो अमाउंट है वह वहन की जाएगी। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, यदि ये उस टाइम सही टाइम पर जब मैच्योरिटी डेट आई थी उस टाइम पे यदि ये पेमेंट कर देता, जो मैच्योरिटी डेट थी हमारे सामने उस डेट को यदि ये पेमेंट कर देता तो हमें इस स्थिति का तो सामना करना ही नहीं पड़ता। मतलब हमें नोटरी पब्लिक के पास तो जाने पड़ता ही नहीं। जाना किस लिए पड़ा, उसने पेमेंट नहीं की, इसीलिए तो हमें क्या करना पड़ा, नोटरी पब्लिक की सहायता लेनी पड़ी नोटिस भेजने के लिए। तो इस वजह यह स्थिति किसके कारण उत्पन्न हुई है, बी के कारण। यदि वो सही टाइम पे पेमेंट करता तो यह स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। तो इसलिए इसका वहन भी, इस चार्ज का वहन भी कौन करेगा, बी को ही क्या करना पड़ेगा, इस राशि को वहन करना पड़ेगा। अब हमें यह भी पता चल गया कि नोटिंग चार्ज क्या होता है। फिर हम बात करते हैं बिल के नवीनीकरण की। बिल का नवीनीकरण क्या होता है फ्रेंड्स, बिल का नवीनीकरण एक प्रकार से जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, अनादरण हो गया, मतलब एक प्रकार से वो क्लोज हो गया। जो बिल हमारे पास पहले था वो क्या हो गया, एक प्रकार से क्लोज हो चुका है, मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई और वो डिसऑनर हो चुका है। अब डिसऑनर होने के बाद जब बी को क्या किया गया, नोटिस भेजा गया था, तो नोटिस भेजने के बाद वो बी कहता है भाई मेरे पास तो अभी तो क्या नहीं है, पैसे नहीं है, मैं अभी तो पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, 1 मंथ बाद जितनी राशि है 1 मंथ बाद मैं क्या कर सकता हूँ, पेमेंट कर सकता हूँ। तो मतलब बी ने क्या मांगा, और टाइम मांगा। बी ने क्या मांगा, जितनी ड्यू डेट थी उसके बाद भी क्या मांगा उसने, 1 मंथ और मांगा। अब जिसके पास बिल है, जैसे सपोज करो बिल किसके पास था, सी के पास था। ए ने तो क्या किया था, ड्रॉ किया था, और बी कौन था, एक्सेप्ट करने वाला था। ए ने क्या कर दिया, सी को उसको भेज दिया था। तो बिल किसके पास है, सी के पास है मानो। अब सी के पास बिल है तो इसने क्या मांगा, 1 मंथ का और टाइम मांगा। तो अब सी है वो 1 मंथ का टाइम वो ऐसे तो देगा नहीं, जो टाइम उसने मांगा है वो ऐसे तो देगा नहीं। अब इसने मना कर दिया, नहीं हम तो आपको क्या नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे। तो बी कहता है मुझे टाइम दे दो, जितना टाइम एक्स्ट्रा मांगा है मैंने उसका आप क्या ले लेना, इंटरेस्ट ले लेना। जितना भी
उस अमाउंट का जितना भी इतने टाइम के लिए जितना इंटरेस्ट बनता है, ब्याज बनता है, उतने टाइम के लिए आप क्या ले लेना, उस पैसे का ब्याज मुझसे ले लेना। तब जाकर क्या करता है, सी उस बात के लिए मानता है और उसे इसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए रेडी हो जाता है। और फिर क्या करता है, ए क्या करता है, फिर एक नया बिल रेडी करता है, मतलब जो डिसोनर हुआ था बिल, उसको क्या करता है, फिर से बनाता है, उसका नवीनीकरण करता है। और जो फिर से बनाना ही क्या कहलाता है फ्रेंड्स, बिल का नवीनीकरण कहलाता है। अब हमें यह तो पता चल गया कि बिल का नवीनीकरण क्या है, एक प्रकार से बिल को वापस बनाना ही क्या कहलाता है, बिल का नवीनीकरण कहलाता है। लेकिन फ्रेंड्स क्वेश्चन अब यहाँ पर यह बनता है कि वो कितनी अमाउंट से बनेगा, जो बिल फिर से बनाया जाएगा वो कितनी अमाउंट से बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स जितनी यदि वो इंटरेस्ट की जो राशि है वो यदि वो कैश में ही तुरंत ही उसी टाइम पर दे देता है कैश में, तब तो बाकी राशि जितनी बची है उसका क्या कर लिया जाएगा, बिल को तैयार कर लिया जाएगा उतनी राशि से। लेकिन वो नगद में कैश में पेमेंट नहीं करता है, तो उस जो बिल की राशि है वह और साथ में जो ब्याज बनता है, इंटरेस्ट बनता है, उन दोनों को जोड़ने के बाद जो राशि आएगी उस राशि से, उस अमाउंट से क्या किया जाएगा, बिल लिखा जाएगा, बिल तैयार किया जाएगा। तो अब हमें यह भी पता चल गया कि बिल का नवीनीकरण क्या होता है और बिल कितनी अमाउंट से फिर से बनाया जाएगा, यह भी हमें पता चल गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वीकारकर्ता का दिवालिया हो जाना। मतलब ए कोई व्यक्ति है, जो बी व्यक्ति था इसने ड्रॉ किया था, इसने एक्सेप्ट किया था, ठीक है, इतना हमने मान लिया था। इसने सपोज को सी को भेज दिया, ठीक है। अब सी ने उसको क्या कर दिया, बिल का नवीनीकरण भी कर दिया, मतलब फिर से बिल भी दे दिया, 1 मंथ का और टाइम दे दिया उसको। लेकिन 1 मंथ बाद भी, 1 मंथ बाद जब मैच्योरिटी डेट आई, उस डेट को भी क्या नहीं किया, बी ने पेमेंट नहीं किया। और बी ने पेमेंट नहीं किया और वो क्या किया, कानून की सहायता ली और कानून में गया और उसमें क्या की, अपनी याचिका दर्ज करवाई। तो कानून ने क्या किया, फिर उसकी किसके लिए दर्ज करवाई, असमर्थता के लिए। मतलब जितना उसने लोन ले रखा था, उसने कहा कि मैं इन लोन की पेमेंट करने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। और उस असमर्थता को प्रकट करने के लिए, घोषित करने के लिए उसने क्या ली, कानून की सहायता ली। और कानून में जाकर उसने क्या किया, कोर्ट में क्या किया, एक याचिका दर्ज करवाई, एक याचिका दर्ज करवाई। और फिर कानून ने क्या किया, उसकी जानकारी के लिए, उसको देखने के लिए एक निरीक्षक को भेजा और उसने क्या किया, इसके बारे में डिटेल्स निकाली और देखा इसने कि इसकी जो एसेट्स है, जो इसकी एसेट्स है वो लोन की अमाउंट के बराबर है या नहीं। मतलब जितनी इसकी एसेट्स को बेचकर इसकी पेमेंट की जा सकती है या नहीं, उस स्थिति को देखकर क्या किया जाता है, कानून के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। कब, जब इसकी एसेट्स लोन की पेमेंट करने के लिए क्या हो, असमर्थ हो, अवेलेबल नहीं हो। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, कानून के द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। उस स्थिति में क्या नहीं करना पड़ेगा, अब इसको, बी को जितने भी उसके लेनदार थे, क्रेडिटर्स थे, उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यही क्या होता है, बिल स्वीकारकर्ता का दिवालिया हो जाना कहलाता है। इस स्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स, स्वीकार करता होता है, वो क्या करता है, दिवालिया घोषित हो जाता है और घोषित होने के बाद में उसे क्या नहीं करनी पड़ती, पेमेंट नहीं करनी पड़ती। और यह स्थिति, इसको दिवालिया घोषित कौन करेगा, कानून, कोर्ट के द्वारा इसको क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, दिवालिया घोषित किया जाएगा। इसके स्वयं के द्वारा क्या नहीं किया जा सकता, दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता। उसे क्या करनी पड़ेगी, कोर्ट के अंदर याचिका दर्ज करवानी पड़ेगी और फिर कानून के द्वारा जांच पड़ताल कर कर फिर उसको क्या किया जाएगा, दिवालिया घोषित किया जाएगा। इस स्थिति में क्या नहीं होगा, उसे जितने भी उसके क्रेडिटर्स है उनको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यही स्थिति क्या कहलाती है, दिवालियापन की कहलाती है। मतलब
उस व्यक्ति की असमर्थता को प्रकट करता है। तो ये था हमारा स्वीकारकर्ता का दिवालिया होना। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बिल की परिपक्वता तिथि, जो मैच्योरिटी डेट है वो क्या होती है। फ्रेंड्स, मैच्योरिटी डेट जो बिल लिखा जाता है, जितने टाइम के लिए बिल लिखा जाता है, जैसे सपोज करो 2 मंथ्स के लिए बिल लिखा गया, तो 2 मंथ्स के बाद में जो मैच्योरिटी डेट आएगी, जैसे 2 मंथ्स के लिखा, ड्रॉ ड्रॉ ऑफ बिल कब किया गया, 23 नवंबर 2016 को किया, ठीक है। 2 मंथ्स के लिए लिखा, इसकी मैच्योरिटी डेट कब आएगी, 23 जनवरी। अब 23 जनवरी जितने भी दिन आया 2 मंथ्स के बाद, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 डेज ग्रेस पीरियड जोड़ने पड़ेंगे, अनुग्रह दिवस जोड़ने पड़ेंगे। ये हमने क्या कर लिया था, लेक्चर के शुरुआत में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि अनुग्रह दिवस क्या होते हैं और कौन से व्यापार में इनको जोड़ा जाता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये 3 दिन अनुग्रह दिवस के जोड़ने के बाद जो डेट आएगी वही क्या कहलाती है फ्रेंड्स, परिपक्वता अवधि कहलाती है, मैच्योरिटी डेट कहलाती है। अब बात ये आती है कि जैसे सपोज करो 26 जनवरी को क्या है, सार्वजनिक अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश है। यदि ये 3 दिन जोड़ने के बाद जो डेट आती है, जैसे 26 आई, अब 26 को क्या होता है, सार्वजनिक अवकाश होता है, सार्वजनिक अवकाश माना जाता है। तो अब क्वेश्चन बनता है कि यदि सार्वजनिक अवकाश हो तो उस स्थिति में मैच्योरिटी डेट क्या होगी। यदि फ्रेंड्स सार्वजनिक अवकाश है तो उसके पहले वाला जो दिन है वह क्या होगी, मैच्योरिटी डेट होगी। और यदि कोई अचानक कोई अवकाश हुआ है, अचानक कोई अवकाश हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होगी, उसकी जो नेक्स्ट डेट होती है, जो नेक्स्ट जो डेट होगी वही क्या होगी, उसकी मैच्योरिटी डेट होगी। यही बताने के लिए मैंने क्या किया, इसको अच्छे से समझाया है। अब सार्वजनिक अवकाश कौन कौन से माने जाते हैं, 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, 2 अक्टूबर हो गया, इस प्रकार ये क्या होते हैं, सार्वजनिक अवकाश होते हैं। और यदि अचानक अवकाश होता है उसी स्थिति में क्या होता है, एक दिन बाद क्या मानी जाती है, मैच्योरिटी डेट मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। आज हमने जो जो मैंने आज अच्छे से पढ़ाया है वो मुझे आशा है कि वो आप सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि अच्छे से समझ में आ गया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में।